उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। परीक्षा नज़दीक आ रही है तो स्वाभाविक रूप से तनाव बढ़ रहा होगा, लेकिन बहुत तनाव बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है नुकसान के सिवा। तो तनाव को कम कीजिए। हालाँकि बिल्कुल कम तनाव होना भी, थोड़ा-सा तनाव रहना आवश्यक भी है, क्योंकि अगर थोड़ा-सा तनाव नहीं रहेगा तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएँगे, जो कि एक घातक स्थिति होती है। तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, थोड़े से तनाव की आवश्यकता है, जिससे कि आप संयमित होकर कार्य कर सकें। इस समय अधिकांश विद्यार्थी सोना कम कर देते हैं, तो वो कम मत कीजिए। कम से कम 5 घंटे 6 घंटा पूरी ढंग से नींद लीजिए, जिससे कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बना रहेगा, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है एग्ज़ाम के दौरान। तो तनाव न लेते हुए हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट कर लें, और देखिए आप कितने आसानी से इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों के आंसर आप निकाल रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट औपनिवेशिक कालीन या ब्रिटिश कालीन शिक्षा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कमीशन, समिति, डिस्पैच और उनके आगे जो है उनके वर्ष दिए गए हैं, कब ये डिस्पैच आया था, कब ये आयोग या समिति गठित हुई थी। पहला विकल्प है वुड्स डिस्पैच, जिसके आगे 1854 लिखा हुआ है। हंटर आयोग, जिसके आगे 1882 लिखा हुआ है। सैडलर आयोग, जिसके आगे 1917 लिखा है। हार्टोंग समिति, जिसके आगे 1944 लिखा है। तो आप सभी जानते हैं कि ये सभी आयोग या समिति जो भी विकल्प में दिए गए हैं, ये सब शिक्षा से संबंधित है। ओट्स डिस्पैच, जो कि उस समय ओट्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भारत में शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में अपना एक डिस्पैच भेजा था 1854 में। बिल्कुल सही है। हंटर आयोग, लॉर्ड रिपन के समय इस आयोग का गठन किया गया 1882 में। सैडलर आयोग, जिसका गठन 1917 में हुआ, विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए। और हार्टोंग समिति, यह हार्टोंग समिति का गठन 1944 में नहीं हुआ था, बल्कि 1929 में हुआ था। हार्टोंग समिति का गठन 1929 में हुआ था। दरअसल 1928 में 27 में साइमन आयोग की घोषणा हुई थी। 1928 में साइमन आयोग भारत आया, तो साइमन आयोग ने शिक्षा की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसे हार्टोंग समिति कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि साइमन आयोग ने शिक्षा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया था, तो वो यही हार्टोंग समिति है। 1944 का जो वर्ष है वो भी शिक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वर्ष है, और इसी वर्ष एक योजना आई थी जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। तो 1944 में सार्जेंट योजना आई थी। सार्जेंट योजना आई थी। ठीक। अब अगला प्रश्न हम लोग देखें, किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था? किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ? तो हम सब जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1953 में हुआ। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसे राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है। तो राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ। यह राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 में हुआ था। ठीक। अब 3 आयोग जो और हैं उनके विषय में भी थोड़ा सा जान लिया जाए। सार्जेंट योजना, जो कि 1944 में आई थी। 1944 की सार्जेंट योजना है, और इस योजना में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल ने एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। सार्जेंट उस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रणा दाता थे, शिक्षा के संदर्भ में वो सलाहकार थे। इस योजना का मानना है कि जो विश्वविद्यालय में प्रवेश, जो कि
सैडलर आयोग ने जिसे कहा था कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के संदर्भ में 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। सैडलर आयोग ने कहा था, सैडलर आयोग ने कि 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा 1 से 12 वर्ष की, यानी 5 वर्ष से या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष आगे तक 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश होना चाहिए। पहले होता क्या था कि 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा होती थी, उसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश होता था, यानी हाई स्कूल के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो जाता था। इसीलिए हाई स्कूल को मैट्रिकुलेशन भी कहा जाता था। प्रवेश से अर्हता परीक्षा, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ये जो अर्हता परीक्षा है, इसके बाद ही आप विश्वविद्यालय में प्रवेश पाएंगे। तो सैडलर आयोग ने कहा कि नहीं, 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा पे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं होगा, बल्कि 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पे, यानी हाई स्कूल के बाद और हाई स्कूल और विश्वविद्यालय के बीच में एक उत्तर माध्यमिक विद्यालय होनी चाहिए, जिसे इंटरमीडिएट कॉलेजेस कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो सैडलर आयोग का है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंटरमीडिएट कॉलेज का कॉन्सेप्ट किसका था, तो वो सैडलर आयोग का था, जिसका गठन 1917 में हुआ था। और इस सैडलर आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था। हालांकि इसकी रिपोर्ट सभी प्रांतों में भेजी गई। इस सिफारिश, जो सैडलर आयोग द्वारा जो उत्तर माध्यमिक इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की सिफारिश की गई थी, सार्जेंट योजना कहता है कि ये इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं होने चाहिए, यानी इसने इंटरमीडिएट कॉलेजों को समाप्त करने की सिफारिश की। इंटरमीडिएट कॉलेजों को समाप्त करने की सिफारिश सैडलर आयोग द्वारा की गई थी, इस सार्जेंट योजना द्वारा की गई थी। इसी सार्जेंट योजना में यह कहा गया था कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और व्यापक शिक्षा की बात इस आयोग ने की थी। इस आयोग ने निःशुल्क शिक्षा की बात की थी 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इस आयोग सार्जेंट योजना में ही कहा गया था कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक और निःशुल्क योजना होनी चाहिए। निःशुल्क योजना होनी चाहिए, ये बात सार्जेंट योजना में कहा गया था। और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1913 में स्वीकार किया था। उससे संबंधित एक प्रश्न आगे होगा भी। रैले कमीशन का गठन 1882 में हुआ। 1882 में वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों को माना गया था, उस डिस्पैच को लागू किया गया था, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के वो डिस्पैच थे, तो उन्हें तो लागू करना ही था। तो वुड्स डिस्पैच के बाद से लेकर और 1882 के बीच में शिक्षा का कितना क्या विकास हुआ था, इसकी समीक्षा रैले कमीशन का जो विषय था समीक्षा का, वो यही था कि उच्च डिस्पैच को किस तरह से लागू किया गया है और उसके लागू होने के पश्चात शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ है, उसकी समीक्षा करके इसे अपनी रिपोर्ट रैले कमीशन को देनी थी। कोठारी आयोग का गठन, राधाकृष्णन आयोग का गठन, जो कि 1848 में इसका गठन हुआ। इसकी सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ। 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ और इस आयोग की सिफारिश पर जो भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, वो कोठारी आयोग, ये तो 1948 में स्थापित हुआ था। 1948 में, ठीक। 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ और इसी की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। अगला प्रश्न है, किसके तहत प्रांतों में शिक्षा विभाग लोक निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया? किसके तहत प्रांतों में शिक्षा विभाग लोक निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया? अब प्रांतों में शिक्षा विभाग को लोक नियंत्रित मंत्रियों के हाथ में दे दिया गया, लोक निर्वाचित मंत्रियों के हाथ में दिया गया।
तो यह कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत किया गया। 1919 इन सुधारों के तहत 1919 जो भारतीय शासन अधिनियम लागू किया गया था। इसी अधिनियम के तहत यह कहा गया कि लोक शिक्षा विभाग अब जो हस्तांतरित विषय थे, एक तरह से यह हस्तांतरित विषय बना दिया गया, क्योंकि प्रांतों में इसी अधिनियम के तहत जो उत्तरदायित्व आंशिक उत्तरदायित्व शासन लागू किया गया था। कुछ विषय कुछ विभाग निर्वाचित मंत्रियों को दिए गए थे, तो उसमें से एक शिक्षा भी था। और शिक्षा विभाग लोक शिक्षा विभाग का गठन जो हुआ था वो उड्स डिस्पैच के सिफारिश पर किया गया था। जो शिक्षा विभाग के जो गठन हुए थे उसकी सिफारिश उड्स डिस्पैच ने की थी। तो उड्स डिस्पैच के आधार पर शिक्षा विभाग के गठन हुए थे। उड्स डिस्पैच के आधार पर शिक्षा विभाग का गठन हुआ। इन शिक्षा विभागों को लोक निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत दे दिया गया। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने उत्तर पश्चिम प्रांत में देसी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना शुरू की थी? उत्तर पश्चिम प्रांत में देसी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना शुरू की थी। तो यह कार्य किया गया था जेम्स थॉमसन द्वारा। जेम्स थॉमसन जो है वो इस समय इस प्रांत के 1843 से 53 तक इस प्रांत के वो गवर्नर थे, और इस प्रांत के गवर्नर रहते हुए उन्होंने यह कार्य किया था कि जो शिक्षा ग्रामीण शिक्षा है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में देशी भाषा के आधार पर शिक्षा दी जाए। 1843 से 1853 तक वो उत्तर पश्चिम प्रांत के गवर्नर थे। अगला, गांधी जी ने कब अपनी वर्धा योजना प्रकाशित की? तो गांधी जी की जो वर्धा योजना है, जिस पर जाकिर हुसैन समिति का गठन हुआ और जाकिर हुसैन समिति ने इस संदर्भ में एक सिलेबस भी तैयार किया इस योजना पर। तो 1937 में गांधी जी ने हरिजन नामक अपने पत्र में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और इसी श्रृंखला में उन्होंने शिक्षा संबंधी लेख थे कि भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। तो इन्हीं लेखों में, जिन्हें वर्धा योजना कहा जाता है, ये 1937 में प्रकाशित किए गए थे हरिजन नामक समाचार पत्र में, और जाकिर हुसैन समिति का गठन हुआ था। जाकिर हुसैन समिति का गठन हुआ इस गांधी जी की शिक्षा की योजना को मूर्त रूप देने के लिए, और इसने इस शिक्षा योजना से संबंधित सिलेबस को तैयार किया। यह वर्धा योजना थी क्या? शिक्षा को कौशल आधारित और समाजोपयोगी बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस वर्धा योजना का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा को कौशल आधारित और समाजोपयोगी बनाना और समाजोपयोगी बनाना। इसमें गांधी जी ने विभिन्न हस्त कौशलों की बात की, जिसका सिलेबस जाकिर हुसैन समिति ने तैयार किया। इसमें शिक्षकों के वेतन आदि निकालने के लिए जो भी बच्चों द्वारा तैयार किए जाएंगे, शिल्प कार्य बच्चों द्वारा जो किए जाएंगे, उससे जो वस्तुएं तैयार होंगी उनकी बिक्री करके शिक्षकों का वेतन निकाला जाएगा। तो ये एक व्यापक योजना थी गांधी जी की। अगला, उड्स डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? उड्स डिस्पैच, पहला कथन है इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महाधिकार पत्र। तो ये बिल्कुल सही है,
वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। दूसरा, इसने महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। इस डिस्पैच में महिला शिक्षा पर बल दिया गया। पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार के किसी दस्तावेज में महिला शिक्षा की अगर बात की गई तो वो वुड्स डिस्पैच था। इसमें महिला शिक्षा का समर्थन किया गया। व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई, अध्यापकों के प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात की गई और साथ में तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की भी इसमें बात की गई थी। तो ये भी कथन सही है। दूसरा, इसने लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय स्थापना पर बल दिया। तो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय स्थापना पर बल दिया और 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में 3 विश्वविद्यालय जो स्थापित हुए थे, इसी वुड्स डिस्पैच की सिफारिश पे वो विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। लंदन विश्वविद्यालय का तर्ज क्या था, उसका आधार क्या था कि ये विश्वविद्यालय क्लास नहीं चलाते थे, क्लास कॉलेजेस में चलते थे। ये सिर्फ परीक्षाएं लेते थे और प्रशासकीय कार्य करते थे। तो इनके आधार पर इन विश्वविद्यालयों का 3 विश्वविद्यालयों का गठन हुआ था। ये परीक्षाएं लेनी होती थी, उपाधियां देनी होती थी इन विश्वविद्यालयों को। अगला विकल्प है ग्राम स्तर से ही अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। यह गलत है, क्योंकि इस वुड्स डिस्पैच में कहा गया था कि गांव में देसी भाषाई पाठशालाएं स्थापित की जाए और जिला स्तर पर इसमें कहा गया कि ग्राम स्तर पर देसी भाषाई पाठशालाएं स्थापित हों। जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज हों। एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज हो यानी हाई स्कूल हो, जहाँ देसी भाषा दोनों भाषाओं में शिक्षा दी जाए। तो ग्राम स्तर पर इसने अंग्रेजी भाषा की बात नहीं की, बल्कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा में शिक्षा देने की बात की गई। इस वुड्स डिस्पैच में ही कहा गया था कि लोक शिक्षा विभाग का गठन किया जाए। इसी वुड्स डिस्पैच में कहा गया था कि लोक शिक्षा विभाग का गठन किया जाए। तो लोक शिक्षा विभाग के गठन की भी सिफारिश इसी वुड्स डिस्पैच में की गई थी। ठीक। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में विश्वविद्यालयों पर शासकीय नियंत्रण बढ़ा दिया गया? किस गवर्नर जनरल के काल में विश्वविद्यालयों पर शासकीय नियंत्रण बढ़ा दिया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेवन। तो विश्वविद्यालयों पर शासकीय नियंत्रण बढ़ाने का कार्य लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था। शिमला में शिक्षा पर सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन के पश्चात भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए 1902 में रैले कमीशन का गठन हुआ। 1902 में रैले कमीशन का गठन हुआ और इसी रैले कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना 1904 में। तो ये प्रश्न में पूछा जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना था, रैले कमीशन का गठन कब हुआ और शिमला में सम्मेलन कब हुआ? 1901 में सम्मेलन हुआ, 1902 में रैले कमीशन बना, उसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। इस विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत सरकार ने जो विश्वविद्यालय की सीनेट होती थी, उन सीनेट के प्रस्तावों पर सरकार को वीटो पावर दे दिया। यानी सीनेट जो फैसला करेगी उसे सरकार रोक सकती है। और साथ में विश्वविद्यालयों से जो कॉलेज संबद्ध होते थे, जो एफिलिएशन होता था कॉलेजों का, वो एफिलिएशन के नियम भी कड़े कर दिए गए और जो
मनोनीत सरकार द्वारा सीनेट में जो मनोनीत फॉलो होते थे, सदस्य होते थे, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालयों पर शासकीय नियंत्रण ज़्यादा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अगला, किस रियासत ने 1906 में ही अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दिया था? तो 1906 में ही बड़ौदा रियासत ने अनिवार्य शिक्षा को प्रारंभ कर दिया। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय नेताओं, भारत में जो राष्ट्रवादी नेता थे जैसे गोखले, वो 1910 से 1913 के बीच में लगातार लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बात की मांग करते रहे कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। अंततः 1913 में आकर सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया कि जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना तो नहीं स्वीकार किया, लेकिन निरक्षरता समाप्त करने की नीति को स्वीकार किया। निरक्षरता समाप्त करने की नीति को 1913 में सरकार ने स्वीकार किया था। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो सार्यंट योजना थी उसमें आकर उसने सरकार ने उस योजना के तहत 1944 में स्वीकार किया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 11 दस तक के बच्चों को दी जाए, यानी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करना स्वीकार किया सरकार ने। कब? 1944 में। और मांग हो रही थी 1910 से ही, हालांकि उसके पहले ही बड़ौदा रियासत ने 1906 में ही अपने यहाँ कर दिया। गोखले इसकी मांग लगातार कर रहे थे 1910 से लेकर वो 13 तक लगातार लेजिस्लेटिव असेंबली में इसकी मांग कर रहे थे। तब सरकार ने 1913 में क्या स्वीकार किया? निरक्षरता समाप्त करना। निरक्षरता समाप्त करना स्वीकार किया, न कि प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा। प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा को सरकार ने माना 1944 में सार्जेंट योजना के तहत। ठीक। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने कब निरक्षरता को समाप्त करने की नीति को स्वीकार किया? तो ब्रिटिश सरकार ने 1913 में निरक्षरता को समाप्त करने की नीति को स्वीकार किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन पर रिपोर्ट के लिए हुआ था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए, जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके थे, सैडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 में। इसका विषय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नहीं था, इसका विषय विश्वविद्यालय शिक्षा और विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा करना था। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी उसको हम लोगों ने देखा ही कि इसने इंटरमीडिएट कॉलेजेस की स्थापना की बात की। इंटरमीडिएट कॉलेजेस की स्थापना होनी चाहिए। और इसने जो ऑनर्स कोर्स है और जो पास कोर्स है, इन ऑनर्स और पास कोर्स की भी बात सैडलर आयोग ने ही की थी। जो ऑनर्स कोर्स हैं, ऑनर्स कोर्स जो होते हैं और जो पास कोर्स होते हैं ग्रेजुएशन में, तो जो प्रवीण विद्यार्थी थे, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, उनके लिए ऑनर्स कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। और जो साधारण विद्यार्थी थे उनके लिए पास कोर्स का पाठ्यक्रम अलग से तैयार किया गया था। तो यह सिफारिश भी सैडलर आयोग द्वारा ही की गई थी। सैडलर आयोग ने यह भी कहा था कि केंद्रीय एकाकी आवासीय अध्यापन और स्वायत्तापूर्ण संस्थाएं विश्वविद्यालयों को बनना चाहिए, यानी विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य भी होना चाहिए। और ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना की भी इसने सिफारिश की कि अलग से एक ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना हो। ठीक। अब अगला प्रश्न जो है वो है, किस आयोग की सिफारिश थी कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय। अच्छा, इस प्रश्न में एक और चीज़ हम लोग देख लें कि इस प्रश्न में विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावना के लिए तो सैडलर आयोग का गठन हुआ। हंटर आयोग का गठन क्यों हुआ था? 1882 में हुआ था। और इसका गठन जो है पूरी शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए हुआ था। 1854 वुड्स डिस्पैच के बाद जो शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी, तो उस पूरी शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए हुआ था। हार्टुंग समिति की स्थापना भी पूरी शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने हेतु हुआ है। इसका भी विषय पूरी शिक्षा प्रणाली है।
फिर हंटर आयोग की जो बात हम लोग कर रहे थे कि हंटर आयोग का गठन क्यों हुआ था, तो इसका दरअसल हंटर आयोग का जो विषय है वो पूरी शिक्षा प्रणाली नहीं है, सॉरी। हंटर आयोग का जो विषय है वो है हंटर आयोग। हंटर आयोग का जो विषय है, ये इसका विषय तो है विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसका विषय है प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। और हार्टुंग समिति पूरे शिक्षा प्रणाली की समीक्षा कर रही है। रैले कमीशन, रैले जो है ये विश्वविद्यालय, क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम बना था तो विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में इसकी सिफारिश थी। ठीक, किस आयोग की सिफारिश थी कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए, किसके लिए? प्रशासनिक सेवाओं के लिए। तो यह सिफारिश राधाकृष्णन आयोग की है, जिसका गठन 1948 में हुआ था। 49 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी, जो कि कोठारी आयोग की संस्तुति पे बनी थी, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की संस्तुति पर 1968 में बनी। 1968 में प्रथम शिक्षा नीति बनी। 1986 में नवीन शिक्षा नीति बनी, नवीन शिक्षा नीति। ठीक, और 2020 में नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। विकल्प में पहले नाम दिए गए हैं, आगे कॉलेजों की स्थापना, कॉलेजों के नाम दिए गए हैं, यानी उस व्यक्ति ने उस कॉलेज की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग्स के आगे लिखा हुआ कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स के आगे लिखा हुआ कलकत्ता मदरसा। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी, 1781 में, सही है। विलियम बेंटिक के कार्यकाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में की गई। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। जोनाथन डंकन के कार्यकाल में 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, ये भी सही है। विलियम जोन्स श्री राम कॉलेज, विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया था। उन्होंने श्री राम कॉलेज का गठन नहीं किया। श्री राम कॉलेज का जिन लोगों ने गठन किया उसमें कैरी, मार्शमैन और वार्ड, जिन्हें श्री रामपुर तरई बोला जाता है, उन लोगों ने इसका गठन किया। तो यहाँ जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ, एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था, सोसाइटी का गठन किया गया था। यह जो श्री राम कॉलेज है इसकी स्थापना कैरी, मार्शमैन और वार्ड द्वारा की गई थी, और इन तीनों को श्री रामपुर तरई बोला जाता है। इन तीनों को श्री रामपुर तरई बोला जाता है। ठीक, ये डच जो डेनिश उपनिवेश था उस समय श्री रामपुर, वहीं ये लोग इस कॉलेज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? फिर उसी प्रकार के प्रश्न हैं, कॉलेज के नाम दिए गए हैं और संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बनारस में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था।
डेविड हेयर हिंदू कॉलेज, राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर एक घड़ी साज था और हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। लाला हंसराज गुरुकुल कांगड़ी, गलत है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना लाला हंसराज ने नहीं किया था, बल्कि स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। श्रद्धानंद ने किया था। लाला हंसराज ने डीएवी कॉलेजों का गठन किया था। डीएवी लाहौर का गठन किया था। डीएवी कॉलेज जो बने थे वो लाला हंसराज द्वारा बनवाए गए थे। उनकी स्थापना लाला हंसराज द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब कुछ रचनाएं हैं और उन रचनाओं से संबंधित जो लेखक हैं, उन रचनाओं के जो रचयिता हैं, उनका नाम दिया गया है। तो इसको हम लोग मिला लें। दीनमित्र मुकुंदराव पाटिल द्वारा लिखा गया है और ये सत्यशोधक समाज का एक पत्र है। मार्तंड वर्मा की रचना सीवी रमन पिल्लई ने की थी, सही है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल द्वारा संपादित एक पत्र है। निबंधमाला जिसकी रचना बीके, ये भी एक निबंधों की एक श्रृंखला है, बीके चिपलुंकर ने इनको लिखा था। गण देवता को रविन्द्रनाथ टैगोर, गण देवता रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने गण देवता की रचना नहीं की थी। ये ईपी बंदोपाध्याय ने इस गण देवता की रचना की थी। गण देवता की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं की गई है, तो ये विकल्प जो है वो गलत है। गण देवता की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं की गई है, ये रचना बंदोपाध्याय द्वारा की गई है। इसको जो है बंदोपाध्याय ने ये गण देवता की रचना बंदोपाध्याय द्वारा की गई है और ये इनका पूरा नाम बंदोपाध्याय का है ताराशंकर बंदोपाध्याय। ये गण देवता जो लिखा गया है ये ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ठीक, अब यह इन्होंने इस रचना में औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समाज का विघटन को दिखाया है और इसमें ग्रामीण समाज के शोषण की पद्धतियों को दिखाया गया है। निस्यंदन का सिद्धांत किससे संबंधित है? निस्यंदन का सिद्धांत बहुत ही कुख्यात सिद्धांत है जो कि शिक्षा से संबंधित है और मैकाले रिपोर्ट जो आई थी 1835, तो मैकाले रिपोर्ट में इस निस्यंदन के सिद्धांत की बात की गई थी, यानी छननी पद्धति, छन छन की शिक्षा नीचे तक आए। मैकाले का मानना था कि सबको शिक्षा देना संभव नहीं है, तो हम कुछ लोगों को शिक्षा दे दें जो मध्यम वर्गीय हैं और वो क्या करेंगे कि धीरे धीरे वो नीचे के लोगों को, अन्य लोगों को शिक्षित करेंगे। इस तरह से यह शिक्षा ऊपर से नीचे की तरफ छन छन के आएगी। निस्यंदन का सिद्धांत मैकाले से जुड़ा हुआ है। मैकाले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की घोर भर्त्सना की। उसने कहा कि ब्रिटिश लाइब्रेरी की एक अलमारी पूरी भारतीय और मध्य पूर्व जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, इस्लामी शिक्षा प्रणाली है, उससे ज़्यादा ज्ञान ब्रिटेन की लाइब्रेरी की एक अलमारी में रखी हुई किताबों में है। मैकाले ने इस शिक्षा प्रणाली को अंग्रेजी के माध्यम से भारत में शिक्षा की बात मैकाले द्वारा ही की गई थी। और इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होना क्या था कि उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि भारतीयों को मन से ईसाई बना देना। वो अंग्रेजी शिक्षा लेंगे, अंग्रेजी संस्कृत को अपनाएंगे
और भारत का ईसाईकरण हो जाएगा, उसका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि उस समय ब्रिटिश कंपनी को ऐसे कंपनी में निम्न ओहदों पर कार्य करने वाले ऐसे सेवकों की आवश्यकता थी जो भारतीय भाषाएं भी जानते हो, साथ में अंग्रेजी भी जानते हो। तो भारतीय लोगों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच वो द्विभाषीय का काम कर सकें, भारतीय लोगों की समस्याओं को सुने और अंग्रेजी के माध्यम से उसे अपने अधिकारियों तक बताएं, पहुंचाएं। तो इस तरह के कर्मचारियों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अंग्रेजी की बात की कि अंग्रेजी के माध्यम से भारत में शिक्षा दी जाए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, वही चल के आगे अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। मोहम्मदन एंग्लो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1875 में, स्कूल था, 77 में यह कॉलेज बन गया। तो 1875 में इसकी स्थापना हुई और यही चल के 1920 में यह अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। 1916 में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना एनिवेशन द्वारा की गई थी, वो 1916 में बीएचयू के नाम से, मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से बीएचयू के नाम से विश्वविद्यालय बना। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना और 1921 में जो विश्व भारती है वो विश्वविद्यालय बना, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित। ठीक, तो ये कुछ शिक्षा से संबंधित प्रश्न थे जिनको हमने देखा। ठीक, आगे फिर हम लोग किसी दूसरे सेट के साथ मिलेंगे, तब तक आप पूरी तन्मयता के साथ पढ़ते रहिए।